हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर ओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आईआर द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में जीएस वाले सेक्शन को करेंगे। यह नवीनतम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, जिसमें जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी वाले दोनों सेक्शन को इसमें कवर किया गया। लेकिन दोनों सेक्शन को हम लोग अलग अलग देखेंगे। जो ईएस वाले सेक्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी जो हिंदी वाला सेक्शन है उसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। और देखिए, इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो 2025 के देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो आपका टेस्ट सीरीज है वह लेटेस्ट जो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग, और अभी 2-4 दिन हुआ ये टेस्ट सीरीज जो है पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे वो भी 2025 के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। इससे आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन भी साथ में कवर होता रहेगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर करें, कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करिए। और इसमें से जो प्रैक्टिस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उस क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी आप लोग अच्छे से ध्यान से सुना करें। और जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हूबहू वो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो अगर आपके क्लियर हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड डाउट क्लियर हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन जो है कैसे भी पूछे जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, जो आपके उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी अच्छे से याद कर लें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित जिलों में गर्मी का असर कम होता है। कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है। पहले में क्या कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित जिलों में गर्मी का असर कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव कम होता है, ये गलत है। कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में जो गर्मी का प्रभाव है वह अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक लंबवत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूर्य प्रकाश है उसकी तीव्रता, या कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ग्रीष्म काल में, यहाँ पे जो ग्रीष्म काल है, यहाँ पे गर्मी का प्रभाव जो है अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, और बाकी अगर इसके संदर्भ में और हम देखें तो भारत के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे मौसमी परिवर्तन का जो प्रभाव है वह अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मौसमी परिवर्तन का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि समुद्र से उत्तर प्रदेश की जो दूरी है वह अधिक है। और समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं, जैसे अगर इधर हम देखें महाराष्ट्र हो गया, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा हो गया, जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो मौसमी दशाएं हैं इसमें जो परिवर्तन है वह बहुत कम होता है। और यहाँ पे जो मौसम है समकारी होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे ना बहुत अधिक गर्मी पड़ती है ना बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। लेकिन जो जो महाद्वीपों के, या कह सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्रों में स्थित न हो करके आंतरिक क्षेत्रों में, आंतरिक भाग में स्थित होते हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन क्षेत्रों में क्या है कि यहाँ पे जो आपका मौसमी परिवर्तन है वो अधिक देखने को, अगर ज़्यादा पड़ रहा है, ठंडी पड़ रही है, तो वो जो है बहुत अधिक पड़ेगी। और अगर गर्मी पड़ रही तो वो भी आपका रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो ये दोनों कंडीशन, ये मौसमी जो उतार चढ़ाव है जो आंतरिक क्षेत्रों में स्थित राज्य होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, और उत्तर प्रदेश आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी अगर तराई क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है यह नेपाल से सटा हुआ है। और तराई प्रदेश जो नेपाल से सटा है और नेपाल में ही आपका हिमालय पर्वत है, इसकी वजह से यहाँ पे जो गर्मी का असर है ये थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो पहला इसका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारत के कुल भूभाग के लगभग 7.33% क्षेत्रफल पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। मतदाताओं की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो प्रयागराज है। भूगर्भी की दृष्टि से यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
मतदाताओं की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र प्रयागराज है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वह प्रयागराज नहीं बल्कि गाजियाबाद है। ठीक है, क्या है? गाजियाबाद। ठीक, गाजियाबाद। तो सी जो है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। यह सब्जी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। यह भारत का दूसरा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक प्रदेश है। खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान 20% है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह सब्जी उत्पादन में पहले नंबर पर है, सही है। और यह भारत का दूसरा सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, यह आपका गलत हो जाएगा। गन्ना उत्पादन की अगर हम बात करें तो इस मामले में उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पर है गन्ना उत्पादन में। ठीक है, और खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान जो है 20% है। ठीक बात है। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमीरपुर जिप्सम ग्रेफाइट तथा डायस्पोर का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। ललितपुर में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, अगर हम बात करें ललितपुर में, क्या कह रहा है कि हीरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। हीरे का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, वो बादा जिले में होता है। ठीक है, बादा जिले में। ठीक, बादा जिले में होता है। बाकी अगर ललितपुर की बात करें, यहाँ पर तांबा, बॉक्साइट, सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम और रॉक फॉस्फेट मुख्य रूप से पाया जाता है। और हीरे की बात करें तो इसका सर्वाधिक जो उत्पादक जिला है उत्तर प्रदेश में, वो आपका बादा है। और इसके अतिरिक्त बादा में बॉक्साइट, बेस मेटल और मैग्नेसाइट और रॉक फॉस्फेट के भंडार भी पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनकी बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो खनिज संसाधन, उसमें तांबा, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर और जिप्सम पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है वो जिप्सम, ग्रेफाइट और डायस्पोर का सबसे अधिक उत्पादक जिला है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपका हीरा उत्पादक है, हीरे का जो सर्वाधिक उत्पादक जिला है वो आपका बादा है, न कि ललितपुर। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ उत्पाद दिया गया है और जिला दिया गया है, वो उत्पाद किस जिले से संबंधित है उससे सम्मिलित करना है। गौर पत्थर शिल्प की बात करें तो यह महोबा से संबंधित है। चिकनकारी का काम किया जाता है लखनऊ में और यह लखनऊ का ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। धातु शिल्प की बात करें तो यह संबंधित है आपके मुरादाबाद से। और खेल का सामान है मेरठ से और यह यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। सही है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 1 4 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? नरौरा परमाणु संयंत्र है बुलंदशहर में। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है सोनभद्र में। परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन झांसी में है और अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है अलीगढ़ में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़ नहीं बल्कि कहाँ पे है? सोनभद्र में है। सोनभद्र में, सोनभद्र में। ठीक, बाकी अगर अलीगढ़ की बात करें तो हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है अलीगढ़ में। ठीक है, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़ में है। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में। परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन झांसी में। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में और नरौरा परमाणु संयंत्र है आपके बुलंदशहर में। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन के संदर्भ में देखिए, यह देश का प्रथम राज्य है जहां सबसे अधिक शहरों में मेट्रो रेल का परिचालन किया जा रहा है। आगरा और प्रयागराज मेट्रोपॉलिटन शहर की श्रेणी में आते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में कुल 4 शहर हैं जहाँ पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ। ठीक है, जबकि कानपुर, आगरा यहाँ पे निर्माणाधीन है, अभी शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी 4 शहर हैं जहाँ पे मेट्रो का परिचालन होता है। बाकी उत्तर प्रदेश के 4 शहर वाराणसी, गोरखपुर, झांसी और प्रयागराज, यहाँ पे मेट्रो सेवा अभी प्रस्तावित है। ठीक है, तो अगर ये भी हो जाते हैं तो 4 शहर वो हैं जहाँ पे मेट्रो सेवा शुरू हो चुका है। 2 शहर ऐसे हैं जहाँ पे बनने की मतलब कह सकते हैं कि प्रोसेस में है और निर्माणाधीन है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 वर्षों में हो सकता है कि ये शुरू हो जाए। और वो हैं आपके आगरा और कानपुर, तो 6 हो जाएंगे। बाकी 4 जो है प्रस्तावित हैं, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी और प्रयागराज में। तो टोटल शहरों की संख्या अगर सभी जो मेट्रो प्रस्तावित है मेट्रो
चलाने की बात जो की जा रही है, अगर बन जाता है तो टोटल जो है शहरों की संख्या हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कदम सिंह के नेतृत्व में 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था। फैजाबाद में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। बरेली में 1857 का जो नेतृत्व है वह खान बहादुर खान द्वारा किया गया था। ठीक है, बरेली में इसका नेतृत्व किया गया था खान बहादुर खान द्वारा। ठीक है, मथुरा में 1857 का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में जो बेगम हजरत महल हैं, इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र वीरजिस कादिर को लेकर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वह मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था। और अंग्रेजों द्वारा इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था कि जो भी जिंदा या मुर्दा इन्हें पकड़ करके अंग्रेजों को सौंपेगा उसको 50,000 रुपये क्या इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लियाकत अली ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व जो क्रम है इसे आपको लगाना है। पश्चिम से पूर्व क्रम हो जाएगा आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यह जो है पश्चिम से पूर्व गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनका क्रम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य पर विचार कीजिए और सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक। जैसे चंबल वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर, कतरनिया घाट और रानीपुर, इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, इनको क्रम से लगाना है। अगर हम बात करें चंबल वन्यजीव अभयारण्य, इसकी जो स्थापना की गई थी 1979 में की गई थी। 1979 में की गई थी। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना किया गया था कब? देखिए, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य का जो स्थापना किया गया था ये हुआ था आपका 1972 में। ठीक है, 1972 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना किया गया था। ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना किया गया था 1975 में, 1975 में। ठीक, 1975 में। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसका जो स्थापना हुआ था वह 1977 में हुआ था। ठीक है, 1977 में हुआ था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या पर विचार कीजिए और इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या के अगर घटते क्रम की बात करें तो इसमें प्रयागराज आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका आजमगढ़ के बाद आ जाएगा जौनपुर और जौनपुर के बाद सीतापुर। ठीक है, इसका सही आंसर 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी पत्रकारिता का राममोहन राय कहा जाता है। भारतेंदु जैसे समाचार पत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस से कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र और चंद्रिका जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें तो 1867 में बनारस से कविवचन सुधा का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन 1873 में किया था। चंद्रिका का प्रकाशन 1874 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था वह बनारस से कविवचन सुधा का 1867 में, उसके बाद हरिश्चंद्र पत्रिका का 1873, फिर 1874 में चंद्रिका का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया गया था? उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला इंग्लिश समाचार पत्र पहला कौन सा है? ये देखिए, ये जो है वो आपका द पायनियर था। ठीक है, द पायनियर का प्रकाशन सबसे पहले उत्तर प्रदेश से किया गया था और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जिसे उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक, प्रयागराज से किया गया था 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। ठीक है, द पायनियर का, और ये उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था इंग्लिश का। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और द टाइम्स ऑफ इंडिया
द टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद यह भारत का दूसरा सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र भी है। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद यह भारत का दूसरा सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र भी है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा के बारे में देखिए। अवधी भाषा का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अवधी भाषा की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन तीनों भाषाओं को पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसका जो मूल स्वरूप है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्य रूप से यह देखने को मिलता है। ठीक है, और यह जो भाषा है अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका यह विकसित हुआ है। कोसली, पुरबिया और बैसवाड़ी आदि इसे अन्य नामों से जाना जाता है, मतलब ये उसके स्थानीय नाम है। ठीक है, अवध प्रांत में आने वाला जो हरदोई जिला है वह इसका अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर यह भाषा नहीं बोली जाती है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक मथुरा, अलीगढ़, आगरा आदि जिलों में बोली जाने वाली जो भाषा है इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ब्रज भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपका गलत है। ब्रज भाषा का जो विकास है वह मागधी अपभ्रंश से नहीं बल्कि किससे हुआ है? सौर सेनी से हुआ है। ठीक है, सौर सेनी से हुआ है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा नहीं की गई थी? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम या फिर मीजान उल अंशाब? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीजान उल अंशाब। मीजान उल अंशाब की रचना इनके द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, मीजान उल अंशाब, दीवाने खुसरो, नूह सीपी और खालिक बारी, ये सभी जो किताबें हैं या सभी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। ठीक है, कौन कौन? मीजान उल अंशाब, दीवान ए खुसरो, नूह सीपी और खालिक बारी, इसकी रचना की गई थी अमीर खुसरो द्वारा। बाकी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम की रचना की गई थी। और इनका जो जन्म है 1492 ईस्वी में हुआ था, 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह उत्तर प्रदेश के निकट जो अमेठी है यहाँ जायस के रहने वाले थे और यह सूफी संत थे। जायस में रहने के कारण इन्हें जायसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कार्य सहभागिता दर देश की कार्य सहभागिता दर से कम है। प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर अधिक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग जो 18% है। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो 18% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। जनसंख्या बाहुल्य होने के बाद भी कार्य सहभागिता की अगर हम बात करें तो यह 32.9% है, जो देश की कार्य सहभागिता का 39.8% से कम है। और इसका मुख्य कारण क्या है? प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में कमी। अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर की बात करें तो यह 16.7% है। ठीक है, 16.7% है। ठीक, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। महिलाओं की जो कार्य सहभागिता दर है वो कम है, न कि अधिक। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश को 5 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यह भारत में सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों वाला राज्य है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूसरा तो सही है लेकिन पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को नियोजन विभाग द्वारा 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, न कि 5। 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। और यह 4 आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं इसे अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका केंद्रीय क्षेत्र आता है। ठीक, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, और बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। तो 4 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, न कि 5 भागों में। पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को हुई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 2030 तक लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है।
एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की जो शुरुआत है वह 24 जनवरी 2020 नहीं 2018 को किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं पक्षी अभयारण्य का संरक्षण और प्रबंधन किया जा रहा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में किया गया था। मथुरा शैली में बुद्ध को राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है कि भारत में बुद्ध की मूर्ति का जो निर्माण किया गया था वो सबसे पहले मथुरा शैली के तहत किया गया था, लेकिन मथुरा शैली में बुद्ध को राजकुमार की भांति दर्शाया गया, यह गलत है। ठीक है, देखिए मथुरा शैली की अगर हम बात करें तो मथुरा जो है कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर, दूसरी मथुरा थी। और यहीं पर मूर्तिकला की जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। और भारत में बुद्ध की प्रथम मूर्ति का जो निर्माण किया गया था वह मथुरा शैली के अंतर्गत ही किया गया था। और मथुरा शैली के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो इसमें इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ भारतीय संत अथवा सन्यासियों की भारतीय संत और सन्यासियों की भांति जो है बुद्ध को दिखाया गया है। ठीक है, मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्ति को भारतीय संत या फिर सन्यासी की तरह दिखाया गया है। ठीक है, और इस शैली के अंतर्गत बुद्ध के अतिरिक्त जैन तीर्थंकर हो गए, हिंदू देवी देवताएं यक्ष, शिव, कार्तिकेय आदि, और जो आपके जो सामान्य वो क्या कहते हैं स्त्री पुरुष जो हैं इनके जो चित्र हैं मूर्तियां हैं वो भी बनाए गए हैं या फिर से वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आम लोगों का चित्रण भी किया गया है। उसके साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध की मूर्ति, जैन धर्म से संबंधित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, यक्ष यक्षिणी, ठीक है, इन लोगों की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। और इसके अंतर्गत जो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया है वह भारतीय संत सन्यासी की तरह दिखाया गया है। ठीक है, जबकि गांधार शैली में जो मूर्ति का निर्माण किया गया है उसमें बुद्ध को राजकुमार की भांति दिखाया गया है। ठीक है, और गांधार शैली में यूनानी एवं रोमन कला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि मथुरा कला शैली जो है इस पर पूर्णतः भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। दशावतार मंदिर की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया है और ये उत्तर भारत का पहला शिखरयुक्त मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो पंचायतन शैली में किया गया है और इसमें भगवान विष्णु को सैया पर लेटे हुए चित्रण किया गया। ठीक है, और गुप्तकालीन स्थापत्य में देवगढ़ के दशावतार मंदिर का जो निर्माण है कहाँ पे किया गया है? यह दशावतार मंदिर हमीरपुर नहीं बल्कि ललितपुर जिले में है। ठीक है, देवगढ़ का जो ललितपुर जिला है यहाँ पे किया गया है। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और यह जो है ललितपुर झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, झांसी मंडल के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सरखी शैली के बारे में देखिए। इस शैली की शुरुआत फिरोज तुगलक ने जौनपुर में किया था। इसमें हिंदू और इस्लामी शैलियों का समन्वय किया गया है। इस शैली की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला अटाला मस्जिद है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सरखी स्थापत्य शैली की अगर हम बात करें तो फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह द्वारा जो 1394 से 1412 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और यह एक किन्नर ख्वाजा जहाँ को 1394 में अपना वजीर नियुक्त किया था और उसे मलिक उस सर्ख या पूरब का स्वामी इसकी उपाधि दी गई थी। ठीक है, ख्वाजा जहाँ इसने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपनी स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की और इसने लगभग 100 वर्षों तक वहाँ पे शासन किया था। इस वंश ने जौनपुर में हिंदू और इस्लामिक शैलियों का समन्वय भी इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, मतलब दोनों के बीच जो है सौहार्द बनाकर रखने का प्रयास किया गया था। और इस शैली की जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है वह इब्राहिम शाह सरकी द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद है, जिसे राजा विजय चंद्र द्वारा बनवाया गया था और अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके उसके स्थान पर बनवाया गया था। ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया था?
विजय चंद्र ने कराया था, जिसे तोड़ करके यहाँ पर इब्राहिम शाह सरकी द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में स्थित अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त के इस प्रशस्ति लेख को उसके अमात्य हरिश्रेष्ठ ने निर्मित करवाया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। हरिश्रेष्ठ द्वारा रचित स्थापित है प्रयाग प्रशस्ति, जो आपके वर्तमान प्रयागराज में स्थित है, जिस पर समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों के प्रथम आक्रमण को विफल कर उन्हें पराजित करने का उल्लेख मिलता है? देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर या फिर प्रयागराज? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गाजीपुर में। ठीक है, और यहीं पे एक अभिलेख भी इसके द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, गुप्तकालीन जो पाषाण स्तंभों में गाजीपुर के निकट सैदपुर तहसील के अंतर्गत स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, जिसमें हूणों से इसके द्वारा आक्रमण, हूणों के साथ इसके द्वारा जो है युद्ध किया गया था और इसने हूणों को पराजित करके खदेड़ दिया था। इसकी जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध का जो जानकारी मिलता है वह गाजीपुर के भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर भी हो जाएगा। ध्रुपद शैली के प्रमुख संगीतज्ञ स्वामी हरिदास का जन्म मथुरा में हुआ था। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग और बैजू बावरा को मेघ राग की शिक्षा दी थी। इन्होंने ध्रुपद की डागर वाणी को प्रारंभ किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। दूसरा तीसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था, न कि मथुरा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ में, अलीगढ़ में। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ मेला है और जिले हैं, जैसे नौचंदी मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? मेरठ में किया जाता है। ददरी मेला का आयोजन होता है बलिया में। सिकरी मेला का आयोजन किया जाता है हापुड़ में। और गढ़गंगा, इसका आयोजन होता है गाजियाबाद में। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। चौलर नृत्य के बारे में देखिए, यह ब्रज क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि यह ब्रज क्षेत्र नहीं बल्कि अवध क्षेत्र में, और वो भी मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र वाले जिलों में किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में देखिए, कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और इसकी शुरुआत रामलीला से हुई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कथक की जो शुरुआत है वह रासलीला, जो ब्रजभूमि में किया जाता है, उससे हुआ है, न कि रामलीला से। ठीक है, किससे हुआ है? ब्रजभूमि की रासलीला से कथक की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल का लोक नृत्य नहीं है? दादरा, धीवर, ढेढ़िया या फिर कठघोड़वा? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ढेढ़िया। ठीक है, ढेढ़िया। देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जो है आपका धोबिया, यह नृत्य धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कठघोड़वा, यह नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठ करके अन्य नर्तकों के चारों ओर नृत्य किया जाता है। धीवर नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। नटवारी नृत्य, ये सभी पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। ठीक है, नटवारी नृत्य भगवान कृष्ण की प्रशंसा में अहिर जाति के लोगों द्वारा जन्माष्टमी और होली के अवसर पर किया जाता है। नटुआ या फिर नकटूरा नृत्य, नटुआ या फिर नकटूरा नृत्य शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है और बारात के चले जाने के बाद महिलाएं पुरुषों के वेश में नृत्य करती हैं। चौरसिया नृत्य जौनपुर का लोक नृत्य है, जिसे कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। दादरा नृत्य यह उत्तर प्रदेश और बिहार का लोकप्रिय नृत्य है और इसके अंतर्गत जो है होठ हिला करके गायन किया जाता है। ठीक है, ढोढिया और जोगनी कालाबाजी यह अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। याद रखिएगा किस अवसर पे किसे किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कलाकार और क्षेत्रों में से कौन इसमें से सही नहीं? बिरजू महाराज कथक नृत्य, गिरिजा देवी गजल गायिका, गंगूबाई हंगल ख्याल गायिका और पंडित रविशंकर सितार वादक। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गिरिजा देवी की बात करें
तो यह जो है ठुमरी गायिका है, न कि गज़ल। ठीक है, गिरजा देवी का जो संबंध है वह ठुमरी गायिका से है। ठीक है, अर्थात यह मुख्य रूप से ठुमरी गायिका के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, यही गलत है। पिछवई या पिछवाई चित्रकला का संबंध मथुरा में स्थित श्रीनाथ मंदिर से है। यह एक भित्ति चित्रकला है जिसमें मंदिर की दीवारों पर रासलीला, होली और गोवर्धन पूजा आदि से संबंधित चित्रों का उत्कीर्ण किया जाता है या फिर उन्हें बनाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें तो इस चित्रकला को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के आक्रमण के भय से राजस्थान के नाथद्वार उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। और यह चित्रकला का जो संबंध है मथुरा में स्थित श्रीनाथ मंदिर से है। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन यह जो चित्रकला है सामान्यतः एक सूती कपड़े पर पारंपरिक रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है, न कि दीवारों पर। ठीक है, यह भित्ति चित्र नहीं है। यह जो है आपका दीवारों पर नहीं बनाया जाता था, भित्ति चित्र नहीं है, बल्कि इसको सूती कपड़े पर पारंपरिक रंगों का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश की शिल्पकला के बारे में देखिए। लखनऊ विश्व में जरी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। जरी शिल्पकला मूल रूप से सोने या चांदी के जरी के धागे से कढ़ाई करके किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, जरी शिल्पकला की अगर हम बात करें तो यह कढ़ाई की एक अनूठी कला है। इसमें सोने और चांदी के जरी के धागे से कढ़ाई किया जाता है। और वाराणसी जरी के काम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, न कि लखनऊ के। ठीक है, वाराणसी का प्रसिद्ध है, न कि लखनऊ का। ठीक है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। राम बारात महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश प्रत्येक वर्ष अयोध्या में होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कुल महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष आगरा में किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है। राम बारात महोत्सव की अगर हम बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या में नहीं, आगरा में। आगरा में राम बारात का आयोजन होता है। ठीक है, राम बारात मेला का आयोजन किया जाता है। बाकी कुछ अन्य जो मेले हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है उन्हें हम देख लेते हैं। इसमें आपका सुलहकुल है जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इसे भी आगरा में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव का आयोजन यह पारंपरिक संगीत, नृत्य, वैभव और नफासत आदि जो दिग्दर्शन है यह कराया जाता है लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है, जहाँ पे सांस्कृतिक ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण होता है। कन्नौज महोत्सव का आयोजन कन्नौज में पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। और ताज महोत्सव का जो आयोजन है यह आगरा में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चुनाव करना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान झांसी नहीं, लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस, ये सभी जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं इन्हें इनके क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, इन्हें इनके क्रम से लगाना है। देखिए, अगर हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तो इसकी स्थापना किया गया था 1887 में। 1887 में किया गया था, लेकिन 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बनारस बीएचयू, इसका जो स्थापना है 1916 में किया गया था, 1916 में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वह किया गया था 1996 में किया गया था। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना किया गया था 2014 में। ठीक है, 2014 में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बॉक्साइट के भंडारण के लिए प्रसिद्ध नहीं है? बादा, वाराणसी, ललितपुर, गोरखपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोरखपुर में बॉक्साइट का भंडार नहीं पाया जाता। बाकी वाराणसी, बादा और ललितपुर यहाँ पर जो भंडार हैं बॉक्साइट के वो पाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली कौमी आवाज़ दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? कौमी आवाज़ दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया था। रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब किया गया था? वो किया गया था आपको 1945 में। कौमी आवाज़ दैनिक समाचार पत्र का 1945 में किया गया था। और यह जो है उर्दू भाषा का समाचार पत्र था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
उत्तर सैंधव सभ्यता के बारे में देखिए, इस सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के लोग गाँव के बजाय नगरों में रहते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हड़प्पाई, ये जो अगर हम बात करें उत्तर सैंधव सभ्यता के बारे में जो कह रहा है कि यह जो है गाँव की बजाय नगरों में रहते थे, आपका गलत है। ठीक है, उत्तर सैंधव सभ्यता सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह ग्रामीण थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता देखिए, सिंधु पूर्व के जो लोग थे वो ग्रामीण थे, सिंधु सभ्यता के लोग नगरीय थे। और सिंधु सभ्यता के जब पतन होने के बाद जब उत्तर, ठीक है, सिंधु सभ्यता के यह हड़प्पा, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जब आया, इसका जब उद्भव हुआ तो ये लोग भी ग्रामीण ही थे। ठीक है, ये लोग भी ग्रामीण ही थे। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें, इसके जो साक्ष्य जो कि आपके उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तर सैंधव सभ्यता के जो साक्ष्य है आलमगीरपुर मेरठ और हुलास सहारनपुर से प्राप्त हुआ है, जिसमें आलमगीरपुर उत्तर सैंधव काबिल लोगों के कपास की खेती करने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ इस सभ्यता के जो लोग हैं नगरों के बजाय गाँव में रहते थे। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मौनिया नृत्य के बारे में देखिए, इस नृत्य को ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में भी होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में गोवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा का भाव निहित है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि मौनिया अगर नृत्य की बात करें, इस नृत्य को ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड ब्रजमाल लोठी की जो ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में होली के अवसर पर नहीं, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। बनारस घराना के बारे में देखिए, इस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती आदि के गायन में पारंगत थे। बागेश्वरी देवी इस घराने की प्रमुख ठुमरी गायिका, बागेश्वर धाम वाले बाबा नहीं है। ठीक है, ये बागेश्वरी देवी कोई और है। ठीक है, तो यह जो है इस घराने की प्रमुख ठुमरी गायिका थी। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2024 में हुए द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में देखिए। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया था। दोनों देशों का प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। नवंबर 2024 में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था, और यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह पहला बोडोलैंड महोत्सव था। ठीक है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF के 43वें संस्करण की थीम क्या थी? 43वें संस्करण की थीम थी विकसित भारत @ 2047। ऑप्शन डी हो जाएगा। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024 के बारे में देखिए। 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग के अंतर्गत अकादमिक सहायता, परामर्श, खेल, नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? इस दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग के अंतर्गत अकादमिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन करना, निर्देश देना, अध्ययन कार्यक्रम और ट्यूशन या फिर इसी तरह की प्रकृति की अन्य जो गतिविधियां हैं वो शामिल हैं। लेकिन इसमें जो है खेल, नृत्य, रंगमंच और अन्य जो रचनात्मक गतिविधियां हैं वह शामिल नहीं है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किन देशों के बीच में हुआ था? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद में प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया था? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? यह पुरस्कार प्रदान किया गया था आपके श्री राम जन्मभूमि मंदिर परियोजना उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। संयुक्त सैन्याभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से राज्य में किया गया था? पूर्वी प्रहार का जो आयोजन है ये किया गया था आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य के घर चोला को GI टैग दिया गया है? किस राज्य का है घर चोला जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? यह गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का।
हिंदू और जैन समुदायों में पारंपरिक रूप से शादियों में पहने जाने वाली जो गुजराती घरचोला है, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में देखिए, इसे भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास में विभिन्न हितधारकों को शामिल करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। हाल ही में चर्चा में रही ब्लैक थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स क्या है? हाल ही में चर्चा में रही ब्लैक थ्रिप्स एक आक्रामक कीट है। ठीक है, यह एक आक्रामक कीट है। पहली बार इसे 2015 में पपीते पर जो है देखा गया था, मतलब पपीते को यह नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? संथाल, खासी, बुक्सा, राजी। इसे आपको बताना है कूट के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वह 0.6% है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के संविधान आदेश द्वारा अनुसूचित जनजातियों को 1967 के अनुसार 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। और इसमें कौन कौन है? थारू, जौनसारी, भोटिया, बुकसा और राजी, इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसमें 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया था। ठीक है, बाकी संथाल झारखंड की और खासी जो है या मेघालय की जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वह मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई और उनकी संख्या में से कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75, तहसीलों की संख्या 351 और विकास खंडों की संख्या 862। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास खंडों की संख्या है 862। ये आपका गलत है। ठीक है, विकास खंडों की संख्या 862 नहीं, विकास खंडों की संख्या 826 है, 826। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश को कब कहा जाता था? 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से इसे जाना जाता था 1877 में। संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था 1837 में। और 1950 में इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं? देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन रहा था? चौधरी चरण सिंह, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कूट के हिसाब से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? किसके तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति है इसका उल्लेख अनुच्छेद किया गया है अनुच्छेद 123 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 में राष्ट्रपति का और 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक व्यवस्था पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत 1947 में हुई थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था की जो शुरुआत है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में ही कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में 1937 में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई थी। पहला सही है, दूसरा गलत। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के बारे में देखिए, इस आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1993 को की गई थी और यह आयोग राज्य सरकार के अधीन मानवाधिकार संबंधी मामलों की जांच करता है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा
राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। ठीक, और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 को 4 अप्रैल 1996 को किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी को 1968 में आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था और इसी अधिनियम में संशोधन करके 1989 में उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 की धारा 2 के तहत, ठीक है, एक विज्ञप्ति के अंतर्गत यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की समस्त राजकीय जो कार्य हैं वह देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी में किए जाएंगे। ठीक है, हिंदी में किए जाएंगे और बाकी जो उर्दू को दूसरी राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था वो 1989 में दिया गया था। ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकरण हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है या पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे कम और बुंदेलखंड में कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे कम जो आपका कृषि उत्पादकता है, ठीक है, सबसे कम जो श्रम उत्पादकता है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं, आगे की व्याख्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड, इन्हें कालक्रम से आपको व्यवस्थित करना है, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1999 में। किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी 2001 में, 2001 में किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 2003 में, 2003 में। किसान पाठशाला योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। ठीक है, तो इनका जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 3 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की नदियों के संदर्भ में देखिए, यमुना नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। यमुना नदी की बात करें, यह गंगा नदी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमनद से होता है। उत्तर काशी के गर्म स्रोत से 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है यह, और मैदान में आने से पूर्व इसमें टोन्स, गिरी और आसन नदियाँ मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रवेश होता है वह सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। ठीक है, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा सही, पहला गलत। और अगर ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर के बहती है, तो यह 20 जिलों से होकर के बहती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल हजारों ऋषियों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है? नैमिषारण्य को कहा जाता है। नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में है। ठीक है, सीतापुर में है नैमिषारण्य, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ रामसर स्थल दिए गए, अवस्थिति। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये आपके रायबरेली में है। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य है गोंडा में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह है आपके हरदोई में। और नवाबगंज है उन्नाव में। सही आंसर इसका 2 1 4 3 ऑप्शन डी, 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के बारे में सही है? प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया गया। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना की गई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। एक सेकेंड, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत
3 करोड़ किसानों को 79,500 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से दिया गया। और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर जो विभिन्न क्षमता के कुल 22,089, एक सेकेंड, इसमें कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। प्लास्टिक सिटी कहाँ पे है? प्लास्टिक सिटी कन्नौज, साइबर सिटी कानपुर, क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ और सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक सिटी या कन्नौज नहीं बल्कि औरैया में है। ठीक है, औरैया में है प्लास्टिक सिटी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के बारे में देखिए। प्रस्तुत बजट का जो आकार है, प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 लाख करोड़ रुपया है। राजकोषीय घाटा जो उत्तर प्रदेश का है वह 91,399.80 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। बजट 2025-26 प्रस्तुत बजट में सबसे अधिक जो आवंटन किया गया कृषि क्षेत्र को किया गया है और बजट में सबसे कम आवंटन किया गया स्वास्थ्य और सेवाओं के लिए। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में इस जो बजट 2025-26 में इसमें सबसे अधिक जो आवंटन है वह कृषि क्षेत्र में 11% नहीं बल्कि शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक जो आवंटन है वो शिक्षा क्षेत्र में किया गया है। कितना? 22%। कृषि क्षेत्र में 11% आवंटन है, जबकि जो आपका शिक्षा है उस पर 22%, बजट का 22% खर्च किया गया। तो सबसे अधिक जो खर्च किया गया है वह एजुकेशन, शिक्षा पर खर्च किया गया। ठीक है, शिक्षा पर खर्च किया गया। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाता है। और बजट में सबसे कम जो खर्च किया गया है, बजट में सबसे कम जो आवंटन किया गया है वह आपका जो किया गया है वो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर किया गया। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर किया गया और कितना किया गया है? लगभग 4%। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में सबसे अधिक जो आवंटन किया गया है एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था को, और सबसे कम जो स्थानांतरण किया गया है, सबसे कम जो आवंटन किया गया है वह सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को किया गया है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। बजट 25-26 के अनुसार देखिए, किस जिले में फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना पर विचार कीजिए। भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी अगर हम बात करें, विचार के उन्हें कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसका जो स्थापना किया गया था 1926 में किया गया था और उस समय भारतेंदु नाट्य अकादमी को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और भारतेंदु नाट्य अकादमी, भातखंडे नाट्य अकादमी की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, देखिए भातखंडे का जो स्थापना हुआ था वह 1926 में हुआ था। ठीक है, 1926 में हुआ था और इसे जो है मैरिज कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी अगर हम बात करें, इसका स्थापना किया गया था 1975 में। ठीक है, 1975 में। राज्य ललित कला अकादमी का स्थापना किया गया था 1962 में। और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, इसका स्थापना किया गया था 1963 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? काकोरी कांड के क्रांतिकारियों और जेल में जो फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को लखनऊ जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अशफाक उल्ला खां को जो फांसी दी गई थी वह लखनऊ नहीं बल्कि फैजाबाद अयोध्या जेल में दी गई थी। ठीक है, बाकी विकल्प सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। गौतम बुद्ध ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही है दूसरा गलत है। गौतम बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश नहीं दिया था बल्कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध का
महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ठीक है, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख के बारे में देखिए, यह प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पाया गया था और इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का उत्कीर्ण किया गया है। कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला जो है गलत है, क्योंकि दिल्ली टोपरा जो स्तंभ है इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था, न कि प्रयागराज जिले में, ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, और अकबर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युगों में मंदिर स्थान में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जेके मंदिर है कानपुर में, वाराह भगवान मंदिर है मेरठ में, विजलेश्वरी मंदिर है बलरामपुर में, और मकरबई मंदिर है महोबा में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाराह मंदिर। वाराह मंदिर की अगर हम बात करें तो यह मेरठ नहीं बल्कि सोरो कासगंज में है, कासगंज में, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उद्योग के संदर्भ में देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योगों में प्रदेश का पहला स्थान है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका दोनों विकल्प गलत है, ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग या हथकरघा उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राम सहाय आयोग की सिफारिश पर 1972 में हथकरघा और वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राम सहाय आयोग की सिफारिश पर 1972 में इसका स्थापना किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है और यहाँ का जो हथकरघा उद्योग है वह कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, न कि पहला, ठीक। तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश निर्यात, इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है, ठीक है, इन्हें क्रम से लगाना है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड जो कि लखनऊ में है, इसका स्थापना किया गया था 1966 में, 1966 में। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, इसके ये जो है अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना है 1994 में किया गया था, 1994 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसका स्थापना किया गया था 1958 में और यह कानपुर में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये भी आपके कानपुर में है और इसका स्थापना 1961 में हुआ था, 1961 में, ठीक है, 1961 में। तो इसका जो सही आंसर है 3 4 1 2 ऑप्शन हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ नक्षत्रशालाएँ और स्थान है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? यह आपके लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है गोरखपुर में, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है रामपुर में और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, 2 1 4 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन संयंत्र संस्थान के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? अनपरा है सोनभद्र में, ओबरा झांसी में है, जवाहरपुर है एटा में और पनकी है कानपुर में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओबरा। ओबरा की अगर हम बात करें तो यह झांसी नहीं बल्कि सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र में है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आश्रित वर्ग के अंतर्गत आता है? यह जनसंख्या 67.1% है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और यह जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक। बाकी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 32.9% लोग कामगार हैं, बाकी जो शेष हैं 67.1% यह आश्रित हैं। और कुल कामगार जो हैं इसमें पुरुषों का जो योगदान है या पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 75.7% है और महिलाओं का 24.3। ये डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात समग्र देश के लिंगानुपात से 31 कम है। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह है 912 और भारत का लिंगानुपात है 943 और दोनों में डिफरेंस जो है 31 का है, ठीक, 31 का है। और वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों दृष्टि से
या देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26वें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 26वें नंबर पे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है? वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें, जैसे उत्तर प्रदेश अगर भारत का पार्ट ना होकर के कोई देश होता तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे आता। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट वाराणसी से हल्दिया तक गंगा नदी पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यह जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेकर के हल्दिया पश्चिम बंगाल तक 1620 किलोमीटर लंबी मार्ग है और 1986 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर फर्स्ट घोषित किया गया था। ठीक है, तो यह वाराणसी नहीं प्रयागराज से है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कुछ हवाई अड्डे हैं और नगर दिया गया है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में, बमरौली हवाई अड्डा है प्रयागराज में, चकेरी है कानपुर में और हिंडन है गाजियाबाद में। सही आंसर हो जाएगा इसका 2143 ऑप्शन डी, 2143 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वाराणसी स्थित विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और कब कराया था? 1780 ईस्वी में इनका निर्माण कराया गया था। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच प्रत्येक वर्ष वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? बोरो, खेनी या फिर खेओनी वन्यजीव अभयारण्य, करेरा वन्यजीव अभयारण्य या फिर सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित है और स्थापना 1988 में किया गया था, 1988 में। बाकी बोरी वन्यजीव अभयारण्य यह आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद वाले क्षेत्र में है और खेनी या फिर खेओनी वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। और करेरा वन्यजीव अभयारण्य भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। तो सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के बारे में देखिए। प्रदेश में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रदेश की कुल वन भूमि में लगभग 32% भाग पर शीशम, महुआ, आम, जामुन और नीम आदि वृक्ष की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI द्वारा कानपुर में एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में चावल की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के कौशल में वृद्धि के माध्यम से उसकी आय बढ़ाएगा। कौन सा सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा तो सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है यह आपका कानपुर नहीं वाराणसी में बनाया खोला गया। ठीक है, वाराणसी में। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही और वही क्रम है? वो हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मिर्जापुर और गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर के 61 कर दी गई है? किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 किस राज्य में बनाया गया है? पंबन 2.0 बनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? इसे प्रक्षेपित किया गया था इसरो ने। ठीक है, इसरो द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा PSLV C59 का प्रयोग किया गया था इसे प्रक्षेपित करने के लिए। दिसंबर 2024 में मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? इसका संबंध है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यह मनाया गया था किसकी पुण्यतिथि पर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। और हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व ध्यान दिवस के रूप में जो नामित किया गया है वह किया गया है 21 दिसंबर को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए।
राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के थे? जिम्मी कार्टर की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से राज्य में बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी? बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई थी हरियाणा में। हरियाणा में। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका स्थापना किया गया है गोरखपुर में। गोरखपुर में, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोरखपुर में। हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य नामक पुस्तक की रचना, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। डॉक्टर दिनेश सहारा। दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ पुलिस को। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस को। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हैं तो इन्हें आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दे दिया करें। ठीक, अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। देखिए यहाँ से चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है यह बताना है। चर्चा में रहा रायमोना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यह आपके असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में स्थित है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। और चर्चा में क्यों था? क्योंकि 2021 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है और इसे स्वास्थ्य संबंधी अग्रणी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। हाल ही में चर्चा में रहा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के संदर्भ में देखिए, यानी से संबंधित श्वास विकार है और यह किसी भी उम्र के व्यक्तियों को हो सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। चर्चा में रहा होकरसर वेटलैंड किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? होकेरेसर या आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। एलिक्स डीडिएर फिल्म एम को निम्नलिखित में से कौन से कैरिबियाई देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? यह जो चुना गया है वो आपके हैती का प्रधानमंत्री चुना गया। डी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी की खोज कहाँ की गई है? विश्व की सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी की जो खोज की गई है यह सोलोमोन द्वीप के पास की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के किस नंबर के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं? यह 26वें नंबर के किए गए हैं। ठीक है, और कब किया गया है? इन्हें जो है 11 दिसंबर 2024 को 26वें गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन से देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है? किसके द्वारा की गई है? यह की गई है भारत द्वारा, और भारत ने इसकी अध्यक्षता पहली बार की है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेटुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? नेटुम्बो नदी नदैतवाह जो है यह नामीबिया की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक है, नामीबिया की राष्ट्रपति। सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, किसने एशियाई क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? किसके द्वारा यह पद ग्रहण किया गया है? यह पद ग्रहण किया गया है सम्मी सिल्वा के द्वारा। सम्मी सिल्वा द्वारा। ठीक है, और यह कहाँ के हैं? यह श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें GS के 140 जो क्वेश्चन हैं उनको कवर किया गया है। और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।